आपने तानाशाह, डिक्टेटरशिप जैसे भारी भरकम नामों को सुना जरूर होगा और आज नॉर्थ कोरिया जैसे देश भी है हमारे पास जहां पूरी तरह से तानाशाह का राज है। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से जो हमारे पड़ोसी देश में हो रहा है वो भी किसी तानाशाह से कम नहीं। बीते 2 हफ्तों में बांग्लादेश की हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि हमारे बीच एक और नया तानाशाह आ गया है। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने बीच सड़क पर गोली चलाकर मार डाला। इन लोगों को अपनी गाड़ियों से कुचल डाला और सिर्फ पुलिस ही नहीं, बांग्लादेश स्पेशल फोर्स और आर्मी तक को डिप्लॉय किया गया। ढाका की यूनिवर्सिटी की छत पर हेलीकॉप्टर से स्पेशल फोर्स एंटर कर रही है। मानो ये स्टूडेंट्स नहीं, टेररिस्ट हैं। बोला जा रहा है कि 160 से ज्यादा ऑफिशियली जाने जा चुकी हैं और हजारों लोग घायल हैं। और ये आंकड़ा कहीं तक भी सही नहीं है क्योंकि आज बांग्लादेश के अंदर पूरी तरह से कर्फ्यू लग चुका है। इंटरनेट पूरी तरह से शटडाउन है, जिसके चलते कई वीडियोस, बहुत सी जानकारी बाहर नहीं आ पाई। इसे बांग्लादेश के इतिहास का सबसे बुरा स्लॉटर कहा जा रहा है। इन सभी चीजों को देखकर आप बोल सकते हो कि शेख हसीना सरकार ने अपने युवाओं के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और बांग्लादेश के इतिहास में एक और काला चैप्टर लिखने का श्रेय इस बार जाता है तानाशाह शेख हसीना को। मगर स्टूडेंट्स के जोर के सामने इस बार इस बड़ी तानाशाह को भी झुकना पड़ा है। स्टूडेंट्स की सही मांगों को दबा नहीं पाई है तानाशाह। मगर अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये समझना है कि बांग्लादेश में आखिर चल क्या रहा है, आग क्यों लगी हुई है और ये कोटा सिस्टम क्या है जिसकी वजह से ये आग इतनी भड़की है। और क्या आज अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करने का हक किसी को नहीं है? चलिए समझते हैं हर एक चीज को गहराई से। हमें इन वॉयलेंस को समझने से पहले ये समझना होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये कोटा सिस्टम है क्या। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा। बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में आजाद हुआ। पाकिस्तान ने अमेरिका के सपोर्ट से बांग्लादेश में बंगालियों के खिलाफ एक खून का जेनोसाइड किया था, जिसमें बोला जाता है कि 30 लाख से ज्यादा जानें गई थी। बांग्लादेश में कई लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ आवाज उठाई, बंदूकें उठाई। इनकी जीत हुई और पाकिस्तान की आर्मी को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा और इसी से एक नया देश बन के बाहर निकला बांग्लादेश। इनकी आजादी में भारत का भी एक बहुत बड़ा रोल था, उसकी बात हम किसी और दिन किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन बस इतना जान लीजिए, इनकी आजादी से आज तक पाकिस्तान हमसे चिढ़ा बैठा है। अब बांग्लादेश आजाद हो चुका था, उस टाइम एक मेन पार्टी हुआ करती थी अवामी लीग और इनका एक बहुत बड़ा रोल था बांग्लादेश की आजादी में। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने। अब ये 1972 में फ्रीडम फाइटर कोटा लेकर आए। इसमें यह था कि अगर आपके परिवार में से कोई भी फ्रीडम फाइटर था तो आपको 30% कोटा दिया जाएगा। अब क्योंकि ये एक बहुत ही इमोशनल मैटर है तो आने वाली सरकारें भी इसको एक्सपेंड करती रही। अब 2018 आता है और बहुत से स्टूडेंट इस कोटा सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इनका कहना था कि सोशल जस्टिस के आधार पर कोटा मिलना फिर भी समझ में आता है, लेकिन 30% फ्रीडम फाइटर कोटा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसे तो तुरंत हटा देना चाहिए क्योंकि आप सभी लोग तो हमें धोखा ही दे रहे हो इस रिजर्वेशन के नाम पर। अगर आप फ्रीडम फाइटर्स को कोटा देना चाहते हो तो 10 साल 20 साल आराम से दो, बात समझ में आती है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हमेशा के लिए ही दे दो। उनका ये भी कहना था कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो फ्रीडम फाइटर्स को कोटा देने की बात की है, उनके बच्चों या उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को नहीं। और अगर आपको यही चीज देखनी है तो देश के अंदर हर कोई फ्रीडम फाइटर के परिवार से है, क्योंकि लिबरेशन के अंदर ऑलमोस्ट पूरा देश शामिल था। हर किसी ने किसी न किसी तरीके से इंडिपेंडेंस के लिए कंट्रीब्यूट किया ही है। तो अब ये डिसीजन किसका है कि फ्रीडम फाइटर का बच्चा कौन है और कौन नहीं, और इसी वजह से यहाँ कोटा का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर आप बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर्स के वंशजों को देखो तो इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 0.13% है, यानी 0.13% पॉपुलेशन ही ऐसी है जिनको 30% रिजर्वेशन कोटा मिला है। अब इस बात से किसी को प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, फिर स्टूडेंट्स क्यों इस बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, शेख हसीना पर आरोप लगे हैं कि ये फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट अपने जानने वाले लोगों को दे रही है ताकि इनके जानने वाले लोग सिविल सर्विस में हर एक डिपार्टमेंट में आ जाए और इनके अगेंस्ट कोई बोल ही ना पाए। यानी पूरा का पूरा सिस्टम इनकी मुट्ठी में हो गया। आ गई ना डिक्टेटरशिप वाली बात। अगर हम रिजर्वेशन को देखें तो 2018 तक बांग्लादेश में 56% रिजर्वेशन था। इसमें 10% वुमेन रिजर्वेशन, 10% अनडेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए, 5% एथनिक माइनॉरिटीज, 1% पीपल विद डिसेबिलिटी और ट्रांसजेंडर पीपल के लिए, और ये सारा कुछ मिलाकर 26% बनता है। इस 26% कोटा से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है 30% फ्रीडम फाइटर्स को दिए जाने वाले कोटा से। तो लोगों के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है वो इस 30% कोटा के लिए ही भरा हुआ है। पूरे
रिजर्वेशन सिस्टम के खिलाफ नहीं। 2018 में हाई कोर्ट के अंदर स्टूडेंट कमेटी एक पेटिशन डालती है इस कोटा सिस्टम की लीगलिटी को चैलेंज करने के लिए। स्टूडेंट चाहते थे कि इस कोटा सिस्टम के अंदर रिफॉर्म होने चाहिए, मतलब इसे पॉपुलेशन और सोशल जस्टिस के हिसाब से रिफॉर्म किया जाए और साथ ही फ्रीडम फाइटर कोटा को खत्म किया जाए। 8 मार्च 2018 में इसकी सुनवाई हुई और हाई कोर्ट इसे रिजेक्ट कर देता है और इसी के बाद स्टूडेंट सड़क पर आ गए कि हमारी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। अब शेख हसीना इन प्रोटेस्टों को देखकर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए पूरा का पूरा कोटा सिस्टम ही रिजेक्ट कर दिया। अलग अलग कमेटी बैठी, डिस्कशन हुए और 2020 में ऑर्डर इंप्लीमेंट भी हो गया। कोटा सिस्टम को हटा दिया गया। अब इस बात पे बांग्लादेश हाई कमीशन पर एक अपील फाइल की गई कि शेख हसीना का जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो ही इलीगल है। अब 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाई कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया, शेख हसीना के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और कोटा सिस्टम वापस ले आए। अब स्टूडेंट्स का कहना है कि शेख हसीना ने 2018 में एक ही झटके में पूरे कोटा सिस्टम को रद्द कर दिया, तो वो अब भी स्टूडेंट्स की मांग सुनेंगी। मगर यहाँ अब एक बात सोचने वाली है कि इस कोटा सिस्टम को वापस लाने वाला हाई कोर्ट है, तो प्रोटेस्ट शेख हसीना के खिलाफ क्यों, उन्हें क्यों दोषी बता रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के अंदर चाहे पुलिस हो या सुप्रीम कोर्ट, सबके सब शेख हसीना के इशारों पर चलते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश के अंदर किस तरीके का एक डिक्टोरियल रूल चल रहा है। जनवरी 2024 में शेख हसीना को बांग्लादेश के इलेक्शन में एक हिस्टोरिकल जीत मिली। ये 400 पार वाली जीत नहीं थी, ये इससे भी खतरनाक जीत थी, क्योंकि जिस इलेक्शन के अंदर ये जीती वो इलेक्शन ही नहीं था, क्योंकि उस इलेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना की अवामी लीग ने ही कॉन्टेस्ट किया, अपोजिशन पार्टी शामिल ही नहीं हुई। देख रहे हो आप कितना तकड़ा लेवल का डिक्टोरियलशिप चल रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है कि ये जो इलेक्शन बांग्लादेश में हुए हैं वो वन साइडेड थे। शेख हसीना की इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट, पोल शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन डिलिमिटेशन उनके फेवर में किया। जुडिशरी ने इलेक्शन के कुछ महीने पहले 1500 से ज्यादा अपोजिशन लीडर को कॉन्विक्ट किया। साइबर सिक्योरिटी एक्ट के जरिए सरकार ने मीडिया आउटलेट्स को चुप करने की कोशिश की। 2024 इलेक्शन में बांग्लादेश की मेन अपोजिशन पार्टी ने कहा कि हम आपको बॉयकॉट करते हैं, हम आपको शर्मसार कर देंगे, और कहा कि जब तक एक ऐसी असली इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर गवर्नमेंट का गठन नहीं होता तब तक हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अब इसके बाद शेख हसीना का कहना था कोई बात नहीं, हम बिना अपोजिशन पार्टी के ही इलेक्शन करा लेंगे। बांग्लादेश के हर इंस्टीट्यूशन पर शेख हसीना का कंट्रोल है, हर एक चीज उनके इशारों पर चलती है। जब 5 जून को कोटा सिस्टम री इंट्रोड्यूस किया तो स्टूडेंट्स का मानना था कि ये कोई हाई कोर्ट का इंडिपेंडेंट फैसला नहीं है, बल्कि शेख हसीना का ऑर्डर है। वो बस अपने फैसले को जुडिशरी से एक ठप्पा लगवाकर, जुडिशरी स्टैंप लगवाकर री इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं। तो ऐसा नहीं था कि प्रोटेस्ट एकदम से स्टार्ट हो गए थे। हाई कोर्ट के फैसले आने के बाद 1 महीने तक वेट किया गया। जब कोई एक्शन नहीं लिया गया उसके बाद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। 1 जुलाई को स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहले शेख हसीना स्टूडेंट्स को बहलाने की कोशिश करती है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है तो प्रोटेस्ट मत करो। फिर आरोप लगाया गया कि स्टूडेंट्स को अपोजिशन पार्टी गुमराह कर रही है। स्टूडेंट्स पहले यूनिवर्सिटी के अंदर ही धरना दे रहे थे। फिर 7 जुलाई को प्रोटेस्टर्स ने नेशन वाइड ब्लॉकेड करना शुरू कर दिया। रास्ते रोको और रेल रोको प्रोग्राम सारे मेजर शहरों में शुरू हुए। ये एक बड़े स्केल पर मूवमेंट था लेकिन पीसफुल था। स्टूडेंट्स का मानना था कि उनके पास कोई और चारा नहीं है। इस प्रेशर के चलते सुप्रीम कोर्ट के एपिलेट बेंच ने हाई कोर्ट के इस कंट्रोवर्शियल जजमेंट पर स्टे लगा दिया और 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर हियरिंग होगी। शेख हसीना ने कहा अब तो प्रोटेस्ट रोक दो, अब तो हियरिंग होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन स्टूडेंट्स को शेख हसीना के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब ये प्रोटेस्ट जारी रहते हैं। अब 14 जुलाई को शेख हसीना सारे स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल घोषित कर देती है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस को नहीं, तो क्या ये प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि हम रजाकारों के ग्रैंड चिल्ड्रंस को कोटा दें? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? अब रजाकार वो हैं जिन्होंने 1971 की लिबरेशन में पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था, यानी स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को सबसे ऊंचे दर्जे का एंटी नेशनल टैग दे दिया। अब स्टूडेंट्स इस चीज को सुनकर बहुत गुस्सा हो गए और स्टूडेंट्स ने उल्टा नारा लगाना शुरू किया, 1 2 3 4 सब रजाकार। अब अगले ही दिन 15 जुलाई से हमले शुरू हो गए। अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी ने 15 जुलाई को कहा कि बांग्लादेश छात्र लीग, जो कि अवामी लीग की स्टूडेंट विंग है, वो प्रोटेस्टर्स को करारा जवाब दे सकते हैं। रिपोर्ट्स तो ये है कि अवामी लीग के स्टूडेंट बॉडी के कुछ गुंडों ने प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर हमला करना शुरू किया। कई रिपोर्ट्स हैं कि ये गुंडे बंदूकों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। 16 जुलाई को 6 प्रोटेस्टर्स की जान जाती है, मगर स्टूडेंट्स ने हार नहीं मानी। बड़े लेवल पर रैली और शोडाउन शुरू होने लगे। शेख हसीना की पुलिस ने अब
लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। 18 जुलाई को रिपोर्ट है कि ढाका की BRAC यूनिवर्सिटी के पास और उसके कैंपस के अंदर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया, टीयर गैस का इस्तेमाल किया और कुछ केसेस में गोलियां भी चलाई। 18 जुलाई तक 30 प्रोटेस्टर्स की पुलिस के हाथ तो जान जा चुकी थी। प्रोटेस्टर्स ने कुछ सरकारी दफ्तरों पर भी हमले किए। अब ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पे इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक कमेटी का गठन हो सकता था और इन प्रोटेस्टर्स को समझाया जा सकता था कि हम इस मामले में अच्छे से अच्छा फैसला सुनाएंगे। लेकिन होता पता है क्या है, जो तानाशाह होता है ना, वो अपने आप को भगवान समझ लेता है। शेख हसीना ने 18 जुलाई की रात को पूरे देश के अंदर इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया और पूरे देश के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया। 19 जुलाई को आर्मी ट्रूप्स भी डिप्लॉय कर दिए गए। अब जिस पॉइंट पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, उस टाइम एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स की जान गई है और कितने घायल हुए हैं। जिस टाइम मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस टाइम 160 से ज्यादा लोगों की तो जान जा चुकी है और 25,000 से ज्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। अब जो हियरिंग 7 अगस्त को होनी थी, उसे शिफ्ट करके 21 जुलाई को किया गया और सुप्रीम कोर्ट की एपीलेट बेंच के इस डिसीजन ने कोटा सिस्टम को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 56% से 7% तक कोटा को ले जाया गया, जिसमें 5% फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स के लिए होगा, 1% एथनिक माइनॉरिटीज के लिए और 1% डिसेबल्ड और ट्रांसजेंडर पीपल के लिए। मतलब स्टूडेंट पावर के सामने शेख हसीना जी पूरी तरह से बौखला गई। पर अभी तक प्रोटेस्ट रुकी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी जब तक पिछले कुछ दिनों के अंदर अरेस्ट हुए सैकड़ों प्रोटेस्टर्स को पुलिस इमीडिएटली रिहा नहीं कर देती। और उनका ये भी कहना है कि जो सारे ऑफिसर्स हैं जिनकी वजह से इतनी मौतें हुई, उन सभी को रिजाइन करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ ग्रुप्स का ये भी कहना है कि वो मूवमेंट को एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट के रूप में कंटिन्यू करना चाहेंगे जब तक शेख हसीना रिजाइन नहीं करती हैं। फिलहाल स्टूडेंट्स ने अपना प्रोटेस्ट 2 दिनों के लिए सस्पेंड किया है। अब आप इस चीज को देख सकते हो कि स्टूडेंट की पावर के सामने बड़े से बड़े डिक्टेटर्स भी हिल जाते हैं। अभी तक बांग्लादेश के अंदर इंटरनेट शटडाउन है, तो मेरे पास अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, मैंने आपको उस इन्फॉर्मेशन पे बताया कि बांग्लादेश के अंदर चल क्या रहा है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमें सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशनल फील होता है। नमस्कार।